कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, सबसे पहले रोटेशन थ्योरम। रोटेशन थ्योरम क्या होता है? सो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है, ये दो रे है, ये सपोज कर लीजिए Z1 Z2 Z3, ओके, और इनके बीच का एंगल थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा। अब देखिए Z1 माइनस Z2 क्या होगा? मॉड Z1 माइनस Z2, Z2 से Z1 की ओर इंटू ई का पावर आई अल्फा। ये वाला अगर अल्फा है, ये पूरा बीटा रहेगा। तो Z3 माइनस Z2 मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 इंटू ई का पावर आई बीटा। अब दोनों को करेंगे डिवाइड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हुआ, Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 ई का पावर आई अल्फा माइनस बीटा, जो कि इनके बीच का एंगल है, दैट इज थीटा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 इंटू ई का पावर आई थीटा, ई का पावर आई थीटा। ये हमारा रोटेशन थ्योरम होता है। इसका बहुत ज्यादा यूज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में किया गया है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये देख सकते हैं कि एक स्क्वायर है, इस तरह का, ठीक है, और यहां पर Z1 Z2 Z3 Z4 ये है। सपोज कर लो कि Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, Z3 हमको चाहिए, Z3 हमको चाहिए, तो Z3 कैसे लाएंगे? देखिए, हम ये कहें कि यहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, बिल्कुल ये 90 डिग्री होता है। तो हम चाहेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री बनाए। यहां पर क्या था वो देखिए, अल्फा माइनस बीटा आया था, तो ये माइनस थीटा होना चाहिए, बीटा माइनस अल्फा बना था। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2, Z2 से Z3 की ओर, Z2 से Z3 की ओर से चले और इस रे की ओर गए, Z2 से Z3 की ओर, Z2 से Z3 की ओर एक रे, Z2 से Z1 की ओर दूसरा रे। डिनोमिनेटर इनिशियल रे है, ये वाला आपका इनिशियल रे होगा और ये वाला आपका फाइनल रे होगा। तो इनिशियल रे से फाइनल रे की ओर अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो एंगल माइनस की होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहने पे हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। तो हम प्लस में रखने के लिए एंटी क्लॉकवाइज लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो Z3 माइनस Z2 ये वाला रे पहले ले लिए,
अब ये वाला लेंगे Z1 माइनस Z2, Z2 से Z1 की ओर, दोनों का मैग्नीट्यूड मॉडुलस इनटू e का पावर i, ये Z3 वाले से Z1 की ओर गया एंटी क्लॉकवाइज, प्लस में होगा। अब यहां पर ये कितना है, ये दोनों साइड लेंथ है स्क्वायर के, सो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हमें Z3 टारगेट है, तो Z1 माइनस Z2 इंटू e का पावर माइनस i, इसको इधर कर दिए माइनस i पाई बाई 2 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z। So what is Z3? Z3 is Z2 और ये है माइनस i Z1 माइनस Z। आप इस मैकेनिज्म से कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप इस मैकेनिज्म से बना सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया सुमन? ठीक है, देखिए Z2 से Z1 की ओर, Z2 से Z1 की ओर, Z2 से Z1 की ओर एक रे, ये फाइनल रे है हमारा है, ऊपर में रखेंगे तो फाइनल रे। Z2 से Z1 की ओर, Z2 से Z1 की ओर, Z2 से Z3 की ओर, ये लिख दिए। यूलर फॉर्मेट में दोनों को पेस्ट किए हैं, डिवाइड करेंगे दोनों को, जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो इनिशियल रे, जो न्यूमिनेटर में वो फाइनल रे। तो अगर हमारा इनिशियल से फाइनल रे क्लॉकवाइज है तो एंगल माइनस में होगा। स्क्वायर में दो वर्टेक्स दिया हुआ है, कोई तीसरा वर्टेक्स निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? दोनों रे को लिखेंगे यूलर फॉर्मेट में, डिवाइड दे देंगे और ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की ओर आते समय डायरेक्शन कौन सा चला। तो डिनोमिनेटर Z2 से Z3 की ओर, Z2 से Z3 की ओर, ये वाला आपका स्टार्ट है, इनिशियल है। Z2 से Z1 की ओर ये आपका एंड है, फाइनल है। तो यहां से यहां की ओर ये तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I पाई बाई 2 है, तो ये I है, नीचे इधर आएंगे तो हमारा माइनस में आ जाएगा डिवाइड होने के कारण। साइड लेंथ इक्वल होते हैं स्क्वायर के, ये दोनों एक दूसरे को कट करके अब Z3 यहां से आसानी से ले सकते हैं। अब समझ में आया सुमन? ठीक है, सर्कल को इसके मदद से लिखते हैं। सर्कल डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स Z1 Z2। देखिए ये आपका सर्कल है, यहां पर है Z1, ये है Z2, ये हो गया Z। तो डायमेट्रिक पॉइंट जो होता है वो डायमीटर सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देना चाहते हैं तो स्टार्टिंग आपका ये है, ये एंडिंग है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z बाई Z1 माइनस Z इज इक्वल टू पाई बाई 2। लेकिन अगर सिर्फ ये प्लस पाई बाई 2 देते हैं, अगर सिर्फ प्लस पाई बाई 2 देते हैं तो सिर्फ अपर पार्ट का जिक्र होगा। अगर आप यहां पर माइनस पाई बाई 2 भी देते हैं, दैट इज प्लस माइनस पाई बाई 2 देते हैं, तो अपर सर्कल
अपर हाफ सर्कल एंड लोअर हाफ सर्कल -π/2 से दोनों हो गया। अब ये कंप्लीट सर्कल हो गया। तो आपका सर्कल का डिफिनीशन ये भी हो सकता है। आर्गुमेंट 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? आर्गुमेंट 90 डिग्री कब होगा? जब x 0 होगा, मतलब रियल पार्ट 0 होगा। तो ये भी डिफिनीशन हो सकता है। दूसरा डिफिनीशन हो सकता है Z2 माइनस Z बाई Z1 माइनस Z का रियल पार्ट 0। ठीक है, और क्या हो सकता है डिफिनीशन? रियल पार्ट 0 के बाद ये भी हो सकता है Z2 माइनस Z बाई Z1 माइनस Z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 0 प्लस माइनस आई। आपको ये भी डिफिनीशन हो सकता है। और क्या हो सकता है? डिस्टेंस फार्मूला को अगर आप ध्यान रखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, तो आपको इस सर्कल का इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम से दे सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से दे सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेसिस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z माइनस z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतने तरीके से सिर्फ एक चीज को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। डायमेट्रिक फॉर्म को इतने तरीके से लिखा जा सकता है, डायमेट्रिक फॉर्म को इतने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि माइनर आर्क और मेजर आर्क को कैसे लिखें। माइनर आर्क और मेजर आर्क को कैसे करेंगे, देखिए ये है Z1, ये है Z2। ठीक है, और ये रहा Z। अभी हमने Z किस में लिया है? अभी हम Z किस में लिए? मेजर आर्क में लिए। ठीक है, अभी हम लोग Z मेजर आर्क में लिए हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ ये शुरुआत है Z1 माइनस Z, ये फाइनल है Z2 माइनस Z इज इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल। अगर ये एक्यूट एंगल रहेगा तो मेजर आर्क हुआ, मेजर आर्क हुआ। लेकिन अगर थीटा ऑब्ट्यूज हुआ तो माइनर आर्क देगा, तो ये माइनर आर्क देगा। फिर इसमें सवाल ये पैदा होता है कि Z1 Z2 और थीटा देके हमें सर्कल का इक्वेशन पूछेगा तो क्या हम निकाल सकते हैं? डायमेट्रिक फॉर्म तो आपको सर्कल में भी ध्यान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले एक बार।
चलिए ये हो गया। एम्पलीट्यूड z माइनस 1 बाई z प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। ये -1 से है और ये +1 से है, तो -1 और +1 रियल एक्सिस पे होता है और π/4 एंगल बनाना है। तो पहले रियल एक्सिस -1 +1 और मेजर आर्क कुछ इस तरह से मेजर आर्क बनाएंगे। 45 डिग्री बनाना है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। सेंटर पे 90 डिग्री बनाएगा। ये अगर थीटा होता है तो सेंटर पे 2 थीटा बनता है। ठीक है, ओके। अब इस सर्कल का इक्वेशन अगर हम जानना चाहे तो क्या हो सकता है। इस सर्कल के इक्वेशन के लिए हमें सेंटर मालूम होना चाहिए एंड रेडियस मालूम होना चाहिए। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो मिडिल पॉइंट पे आएगा 90 का हाफ 45, तो ये 1, ये भी 1, ये 2। ठीक है, तो इसका मतलब सर्कल हमें, अच्छा ऊपर में होगा सर्कल या नीचे में होगा ये भी एगो देखना होगा। तो -1 से स्टार्ट करेंगे और +1 की ओर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहिए। देखते हैं, यहां कहीं पर है Z, -1 वाला रेट स्टार्ट करेंगे यहां से 1 वाला रेट प्लस एंटी क्लॉकवाइज गया, -1 से +1 की ओर एंटी क्लॉकवाइज गया है, ये ऊपर में ही रहेगा। अगर ये क्लॉकवाइज हो जाता तो हमारा नीचे में लेना पड़ता। जब ऊपर में निश्चित हो गया तो ये 0 0 होने के कारण सेंटर हमारा x0 y1 हो गया। तो सर्कल x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर। क्या आप लोग को समझ में आया? ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया? नहीं तो फिर से बताएंगे। फिर से सुमन देखिए, -1 से z की ओर स्टार्टिंग रे है, 1 से z की ओर एंडिंग रे है। तो -1 से z, 1 से z, तो -1 से z एंड 1 से z की ओर जब चलेंगे, ठीक है, तो आपका -1 से 1 की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन +45 डिग्री है। मतलब ये सही फिगर है, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। एक पॉइंट -1 ले लिए, एक पॉइंट 1 ले। सर्कल ऊपर बना है, मेजर सर्कल है, यहाँ 45 है तो यहाँ टोटल एंगल 90 बनेगा। परपेंडिकुलर डालने पे 90 आधा आधा बढ़ जाएगा, 45 45 45 रहने पे ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ ये हाइट होगा। तो 1 1 पाइथागोरस से √2 बन गया। सेंटर 0,1 बन गया। सेंटर रेडियस मालूम है, सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं।
z-2/z+2। इस बार एंगल हम 45 ना लेके 60 डिग्री लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होगा। -2 +2 ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर में क्यों बनाए। -2 से +2 की ओर जाते समय, -2 से स्टार्ट किया, ये +2 से, -2 से +2 जाते समय ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री। ठीक है, तो सेंटर ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर डालेंगे, -2 +2 का एवरेज 0 हो गया, 0,0, ये लेंथ 2 है, ये 60 डिग्री होगा। हमारा टारगेट ये और ये दोनों है। तो ओसी कितना होगा? ओसी हमारा 2 cot 60 डिग्री 2/√3 होगा। तो सी ए पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, √2² प्लस 2/√3²। 3 एलसीएम ले लिए, 4 कॉमन है, 3 + 1, सो इट इज 4/√3। ये रेडियस का काम करेगा। तो सर्कल का इक्वेशन बनेगा, सेंटर x0 y हमारा OC 2/√3 x² प्लस y -2/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/√3 का होल स्क्वायर। क्या अब ये समझ में आया या और एग्जांपल दिखाए? आ गया। चलिए एक आप लोग बनाइए। एम्पलीट्यूड z - 10 + 6i by z - 4 + 6i इज इक्वल टू π/4। सेंटर और रेडियस बताइए, सेंटर एंड रेडियस बताइए।
क्या सेंटर रेडियस आया आपको? सेंटर रेडियस देखिए 4,6 10,6 दो पॉइंट है, दोनों में y कोऑर्डिनेट 6 है, मतलब ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉइंट है होगी। तो ये पॉइंट है 4,6 और एक अगला पॉइंट है 10,6। अगर यहां कोई पॉइंट z लेते हैं तो 4,6 से इनिशियल लाइन 10,6, 4,6 से 10,6 की ओर जाते समय एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसका मतलब ये हमारे अपर सर्कल में है। ओके, ऊपर में पॉइंट है, सर्कल ऊपर में बनेगा। ये सबसे पहला जजमेंट होता है, ये सबसे पहला जजमेंट होता है। अब ये 45 डिग्री है, तो यहाँ 45 होगा तो सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनाएगा? 90, और जो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे वो 45 बन जाएगा, आधा आधा। ये इसका मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट कितना होगा? 10 4 14 14 का 7 6 का 6 लग गया, ये मिडिल पॉइंट हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 7 3 हो गया, ये 3 है, 45 होने के कारण ये भी 3, और ये आपका 3√2 रेडियस। अब 3 हाइट ऊपर जाने पे सेंटर मिलेगा, x कोऑर्डिनेट 7 रह जाएगा, y कोऑर्डिनेट 6 + 3 9, सेंटर मालूम रेडियस मालूम, सर्कल बना x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 का स्क्वायर। हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ही क्वेश्चन मांगे, रेडियस 3 नहीं 3√2 आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मानेगा तो z माइनस सेंटर को लिख दीजिए 7 + i/9 इज इक्वल टू रेडियस 3√2। ठीक है, आप ऐसा ना सोचे, आप ऐसा ना सोचे कि सिर्फ आर्गुमेंट इक्वल टू में ही हो सकता है, या जो गिवन पॉइंट है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, वो किसी भी तरह का रह सकता है, इंक्लाइंड रह सकता है, वर्टिकल रहता है, कुछ भी रह सकता है। जैसे कि दिखाते हैं, ऐसा हो सकता है कि आर्गुमेंट ऑफ z - i बाई z + i π/3 से 2π/3 हो। हम इसे लोकेट करेंगे, सेंटर होगा कैसे निकलता है, रेडियस कैसे निकलता है, ये हमने समझा दिया। इसको लोकेट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? -i और एंडिंग पॉइंट 1i। तो -i और +i ये हमारे y एक्सिस के पॉइंट है। तो y एक्सिस के पॉइंट ले लीजिए, एक है -i, दूसरा है +i। इसको 0, -1 और इसे 0,1 बोल सकते हैं। बिल्कुल। अब हमें देखना है कि दोनों एंगल पॉजिटिव है और इसी के बीच में है, तो पॉजिटिव हमारा किधर रहेगा? सपोज कर लीजिए इधर का एक पॉइंट z ले लेते हैं, दोनों को मिलाइए, इसे मिला दिए, ठीक। -i से स्टार्ट कीजिए और i की ओर चलिए, -i से +i की ओर, -i से +i की ओर जब चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। यहां क्लॉकवाइज होने के कारण ये माइनस में देगा, तो मेरा z इधर नहीं है, z इधर होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये एक हुआ सर्कल, जो मेजर पार्ट रहेगा 2π/3 और दूसरा रहेगा ये, नहीं ये है π/3, शुरू वाला था π/3 एक्यूट एंगल, नेक्स्ट वाला है 2π/3। तो -i से
प्लस आई की ओर, देखिए माइनस आई से प्लस आई की ओर, अब ये एंटी क्लॉकवाइज चला। तो आपको जो रीजन हुआ वो π/3 से 2π/3 तक सारा है। तो रीजन्स आपको ये पूरा रीजन्स देना। क्या आपको समझ में आया ये पार्ट? ठीक है, और देखते हैं लोकेशंस। अगर हमारे पास है mod z plus 2i लेस देन मोर देन 1 लेस देन इज इक्वल टू 2, तो ये भी एक सर्कल है। सेंटर क्या होगा? -2i एंड सबसे छोटा रेडियस 1, लेकिन वो बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है तो हम लोग इस तरह का ले सकते हैं। ये सेंटर है 0, -2, 0, -2, ठीक है। और ये कितना है? 2 रेडियस, इसका रेडियस 1, इसका रेडियस 2, और 1 से 2 तक जा रहा है, मतलब ये रिंग का इंटरनल सारा पोर्शंस होगा ये। क्या आपको समझ में आया? आपको इसको दिखाते हैं। एम्पलीट्यूड z π/6 से π/3 तक रहे। इसको कैसे दिखाएंगे? z किसके रेस्पेक्ट में है? सिर्फ z है, तो z किसके रेस्पेक्ट में हुआ? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका ओरिजिन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल होता है। इनिशियल एंगल जस्ट π/3 है, जस्ट π/6 इनिशियल हो गया, और फाइनल एंगल π/3। ठीक है, तो ये भी दे, ये भी दे, और इनके बीच का रीजन्स सारा जेड कहलाया। इनके बीच का सारा रीजन जेड कहलाया। क्या आपको कुछ भी समझ में आ रहा है? जियोमेट्री में आपको पहुंचना सिखा रहे हैं। जियोमेट्री में एक बार जियोमेट्री में पहुंच गए तो फिर आसानी से आप उसे हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉड ऑफ z -4 - 3i लेस देन इज इक्वल टू 3। इस सिर्फ इक्वल टू होता तो वो सर्कल होता, लेस देन भी है मतलब सॉलिड सर्कल हो गया, अंदर वाला भी पॉइंट शामिल हो। ओके, तो ये दिखाई देगा एक सर्कल जिसका सेंटर 4,3 है, सेंटर 4,3 है, एंड मैक्सिमम रेडियस ये 3 है। ठीक है, हमें
ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड सबसे कम हो। ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड, फाइंड जेड हैविंग लीस्ट मैग्नीट्यूड, लीस्ट मैग्नीट्यूड हो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें चाहिए, या सबसे छोटा वैल्यू ही निकाल लें। तो लिस्ट मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना चाहिए, मॉड जेड का सबसे छोटा वैल्यू। तो मॉड जेड एक्चुअली में होता क्या है, मॉड जेड का मतलब हो गया मॉड जेड माइनस 0। तो ओरिजिन से इस सेंटर का डिस्टेंस, ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 4 3 पाइथागोरस से 5 होगा, 5 3 से लार्जर होता है, 5 3 से लार्जर होता है। तो ओरिजिन हम कह सकते हैं कि सर्कल के बाहर यहां, ठीक है। तो इसको ऐसे ज्वाइन करा देंगे, इस पॉइंट पे जब रहेगा तो सबसे छोटा मैग्नीट्यूड देगा और इस पॉइंट पे सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, तो मॉड जेड का लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस आर। तो ओसी माइनस आर 3, 5 माइनस 3 2, एंड मैक्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओसी प्लस आर दैट इज 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8। एक ये हो गया। सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट ए पॉइंट बी ये सारा निकालना हम सिखा चुके हैं। इसके बाद इसमें पूछा जाएगा, आपको पूछा जा सकता है पॉइंट जेड हैविंग लीस्ट आर्गुमेंट, सबसे छोटा आर्गुमेंट होना चाहिए। तो आर्गुमेंट सबसे छोटा कब होगा या सबसे बड़ा आर्गुमेंट कब होगा, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सो देखिए। सपोज कर लीजिए ये आपका ओरिजेंटल लाइन है, आप इस पॉइंट से ओरिजिन से आर्क जेड का मिनिमम मैक्सिमम, पॉइंट ओरिजिन से टेंजेंट निकालिए इसका, टेंजेंट, ठीक है, ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो पॉइंट डी का आर्गुमेंट सबसे छोटा होगा, मिनिमम होगा, पॉइंट ई का आर्गुमेंट सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री, तो पॉइंट डी कैसे निकालेंगे, इसके पास है लीस्ट आर्गुमेंट और इसके पास है मैक्स आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का वैल्यू के लिए इसका स्लोप निकाल देंगे, इसका स्लोप निकाल देंगे, काम बन जाएगा। इसका स्लोप मालूम है 3/4, 3/4, ये रेडियस 3 है, ये रेडियस 3 है, ये 5 है, तो ये डिस्टेंस 4 होगा, ये भी निश्चित है। तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे,
ये ओरिजिन आपका होगा, ये सीधा एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 4 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 3, इसलिए ये वाला तो डायरेक्टली वही हो गया सब चीज यहाँ पर। स्पेशली ये आपका हो गया पॉइंट 4,0, लेकिन ये वाला पॉइंट आप निकाल सकते हैं, लिस्ट आर्गुमेंट आपका 0 है, ये वाला आप निकाल सकते हैं। ये थीटा, ये भी थीटा, 2 थीटा, tan थीटा आपका है 3/4, तो tan 2 थीटा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 24/7, ठीक है। तो पॉइंट ई आपका मैक्स वाला जो है वो 4 इंटू ई का पावर आई 2 थीटा, इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, ये मॉडुलस हो गया और ये इसका आर्गुमेंट हो गया। मॉड जेड का मिनिमम वैल्यू, मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू, मॉड जेड का ये जेड का मिनिमम आर्गुमेंट, जेड का मैक्सिमम आर्गुमेंट, ये सारे जो होते हैं ये विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछा जाता है, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। आप सिंपल सर्कल का सहारा ले सकते हैं। मॉड जेड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आर्गुमेंट जेड का मतलब ओरिजिन से एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस। तो एक सर्कल का मिनिमम आर्गुमेंट या मैक्सिमम आर्गुमेंट आपका टेंजेंट देता है, टेंजेंट, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। चलिए ये भी हो गया। अब आपको PA बराबर PB रहने पे locus of P is perpendicular bisector of line AB, ये चीज लोकस हुआ करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। तो इसका क्वेश्चन आपको ऐसे रहेगा, मॉड ऑफ Z माइनस 2 मॉड ऑफ Z प्लस 4, तो Z क्या होगा? तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को देख लीजिए, पॉइंट A 2,0, पॉइंट B -4,0। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो हमारा लोकस होगा। तो इन दोनों को पहले नंबर लाइन पे सजा लीजिए, -4,0, 2,0। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो सबसे पहले आपको मिडिल पॉइंट निकालना पड़ेगा, -4 + 2, -2/2 -1,0, और यहां से ऐसे कर देना है। ये वाला लाइन इसका हुआ। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, इनको x y में पेश कीजिए आप, x + i/- 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू x + i/+ 4 का मॉडुलस।
अंडर रूट में कीजिए, स्क्वायर कीजिए, सॉल्व कीजिए, जो आया सो लो। ठीक है, तो ज्यादातर लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करना पसंद करते हैं। इसके बाद एलिप्स, हाइपरबोला, वो याद करके देखिए। PS1 प्लस PS2 बराबर 2a मोर देन S1 S2 अगर रहे तो आपका इलिप्स था PS1 माइनस PS2 मॉडुलस 2a लेस देन S1 S2, तो पॉइंट P का लोकस हाइपरबोला था, पॉइंट P का लोकस हाइपरबोला था। ठीक है, तो देखिए मॉड Z माइनस 1 प्लस मॉड Z प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 4, तो पॉइंट Z का लोकस क्या होगा? ठीक है, तो आपको S1 1,0 है, S2 -1,0 है, 2a मैक्सिमम हमारा 4 है, जो कि लेस देन S1 S2 2 है। इसका मतलब टू से ज्यादा है ना, मोर देन 2 है, तो ये हमारा इलिप्स हो चुका। अब इलिप्स जब निश्चित है तो अब आप इसका सेंटर ए बी ये सारा चीज निकालिए। तो सेंटर इन दोनों का मिडिल पॉइंट 0 0 हो गया, 2a आपका 4 है तो a आपका 2 दिया, S1 S2 आपका 2ae होता है जो कि 2 है, तो यहां से ae आपका 1 है, तो b स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस ae का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 b स्क्वायर 3 है, तो इलिप्स हो जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 1। यहां तक ठीक है? अब हम लोग स्ट्रेट लाइन करेंगे। स्ट्रेट लाइन एक लाइन है जिस पर दो पॉइंट Z1 और Z2 है, तो ऐसे में लाइन का इक्वेशन क्या क्या हो सकता है वो देखिए। Z बार 1, Z1 Z1 बार 1, Z2 बार 1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन हो सकता है, या Z कहीं पर भी हो सकता है लाइन का। एम्पलीट्यूड Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2 0 पाई, सेम डायरेक्शन वाला भी देंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाला भी देंगे, तो हमारा पूरा स्ट्रेट लाइन आ सकता है।
अगर हमारा एम्पलीट्यूड 0 या पाई है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 बोल सकते हैं, सिर्फ इसके पास रियल पार्ट होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, z माइनस z1 बाई z माइनस z2 इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट इसके पास नहीं होगा। ठीक है, वैसे इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है सो देखिए। जनरल स्ट्रेट लाइन का डिजाइन जो होता है वो है ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी बराबर 0, जिसमें ए कॉम्प्लेक्स नंबर है और बी आपका रियल नंबर होता है। ये स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्मेट है। बाकी इन सब से आप इक्वेट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि ये सब याद रखिएगा, ये सब याद रखिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को इससे बनाने की बजाय आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाके बना लीजिएगा और यहाँ आके कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर ये होता 0.1, 0.3, 4 से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन हमें जानना, तो हमें लाइन का इक्वेशन ऐसे देना चाहिए, y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बाई 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। 2 बाई 2 कट के 1 हो गया, तो अब ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। y क्या है वो देखिए, z माइनस जेड बार बाई 2i एक्स जेड प्लस जेड बार बाई 2 प्लस 1। आप इस तरह से जेड जेड बार में आ गए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर लाइए, जो आ गए वो आंसर। आप इस मैकेनिज्म से चलिएगा, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डन, उसके बाद उसका कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कोई स्पेशल तैयारी का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई स्पेशल फॉर्मूले नहीं चाहिए। आपको ऐसा दे सकता है, लाइन पास किया है पॉइंट Z1 से, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो आपको लिखना क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड z माइनस z1, z1 से z की ओर थीटा भी रहेगा और पाई माइनस थीटा भी रहेगा, दोनों साइडेड होने चाहिए। ठीक है, अगर राइट देते हैं तो लेफ्ट भी रखिए, तो आपको पूरा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। हो गया, ठीक है। अब दो लाइन पैरेलल या परपेंडिकुलर को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। दो पैरेलल लाइंस है, एक है Z1 Z2 से पास किया, एक है Z3 Z4 से पास किया। तो पैरेलल होने के कारण इसका कंडीशंस देंगे,
एम्पलीट्यूड Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z4 पैरेलल है, मतलब इनके बीच का एंगल कितना बना, 0 या पाई। जीरो या पाई रहने पे अभी हम बता चुके हैं कि इसके पास इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। ऐसा ही परपेंडिकुलर क्या कर जाता, ये पैरेलल हो गया, ठीक, ये पैरेलल का कंडीशन है। अगर यही चीज परपेंडिकुलर में होता तो परपेंडिकुलर में क्या करते, एम्पलीट्यूड Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z4 प्लस माइनस π/2 90 डिग्री बनेगा, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स स्लोप का भी कंसेप्ट, उसको भी समझ लीजिए आप। कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन इन जनरल ओमेगा से डिनोट करते हैं इसको। तो ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी बराबर 0 है। तो ये होता है माइनस ए बाई ए बार, माइनस ए बाई ए बार। एक लाइन है जो Z1 और Z2 से पास कर रहा है, तो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप Z1 माइनस Z2 बाई Z1 बार माइनस Z2 बार होगा, ठीक है। अब आपके पास दो लाइंस है, इसका स्लोप ω1, इसका स्लोप ω2। पैरेलल होने के लिए ω1 बराबर ω2 और परपेंडिकुलर होने के लिए ω1 प्लस ω2 बराबर 0, परपेंडिकुलर होने के लिए। कोई लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना है, ठीक है। तो इस लाइन का ओमेगा e का पावर I 2 थीटा होगा। और देखते हैं ये पॉइंट P Z1 है, ये लाइन A बार Z प्लस A Z बार प्लस B बराबर 0 है। यहां से ये फुट और परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट इमेज है Z, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस मॉड ऑफ A बार Z1 प्लस A Z1 बार प्लस B अपॉन 2 मॉड A। और अगर P का इमेज आधी है, P का इमेज आई है, देन A बार Z1 प्लस A Z2 बार
प्लस बी बराबर 0। ए Z1 बार प्लस ए बार Z2, एक में Z1 एक में Z2 कर देने से काम चल जाएगा आपका। Z में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रेट लाइन का ये थ्योरीज होता है, ठीक है। लेकिन हम तो आपको शुरू से एक ही चीज कहते आ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको बनाना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहुंच के बनाइएगा, एंड एट लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर लिखते समय चलेगा, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल में पहुंचेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, Z1 Z2 Z3 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें राइट एंगल कहां पर है? Z1 पे बना, ठीक है। राइट एंगल Z1 पे बना, तो इसको कैसे बना सकते हैं देखिएगा। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट मारेंगे, ये इनिशियल है, ये नीचे होगा Z2 माइनस Z1, ये ऊपर होगा Z3 माइनस Z1। मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 बाई मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 e का पावर I, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आइसोसेलेस में ये दोनों साइड लेंथ इक्वल होने के कारण कट जाएंगे, e का पावर I पाई बाई 2 मेरे को आयोटा बचा, ये कट गई, तो Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू I Z2 माइनस Z1। I से इंडिपेंडेंट करना है तो बहुत आसान काम है, स्क्वायर कर दीजिए, I स्क्वायर आपका -1 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आया सो आंसर। चलिए नेक्स्ट, Z1 Z2 Z3, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे भी ढेरों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको देखते हैं कैसे टैकल करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड लेंथ ए अगर लेते हैं तो ए स्क्वायर आपको मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर मॉड Z2 माइनस Z3 स्क्वायर, सिंपल पढ़ लेते हैं, मॉड Z3 माइनस Z1। आपको पता होगा मॉड Z स्क्वायर Z इंटू Z बार होते हैं, तो 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1 बाई Z2 माइनस Z3 प्लस 1 बाई Z3 माइनस Z1 क्या होगा? ये होगा ए स्क्वायर बाई 1 बाई, अच्छा ये होगा Z1 बार माइनस Z2 बार बाई ए स्क्वायर प्लस Z2 बार माइनस Z3 बार बाई ए स्क्वायर प्लस Z3 बार माइनस Z1 बार बाई ए स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट के 0 आ जाएगा, ये 0 आता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 0 बनेगा और इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ऊपर में ले जाके जब सॉल्व करेंगे तो यही वाला बनता है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो सेंट्रॉइड है, सरकम सेंटर z0 अगर है तो z0 आपका सेंट्रॉइड होने के कारण z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 होगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और इसका जरूरत होगा, तो इन सब की मदद से हम लोग कर पाएंगे प्रूफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 z0 स्क्वायर आ जाएगा। इन सब की मदद से आएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस आपको आईआईटी में पूछे गए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको ये रिजल्ट जरूर याद होना चाहिए, ये वाला, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन को डील कर देगा ये। अब इसमें एक चीज और बताते हैं, फिर आज रहने देंगे, फिर आपको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सीट बना के लाना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का सीट पूरी तरह से डिस्कस कर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन बैंक वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। ठीक है, तो एक और पार्ट है, उसका नाम था कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक में क्या होगा वो देखते हैं। कॉनसाइक्लिक में क्या होगा, 4 पॉइंट कॉनसाइक्लिक होंगे, 3 तो हर हाल में सर्कल पे होंगे। 4 पॉइंट कॉनसाइक्लिक कैसे होंगे, Z1, Z2, Z3, Z4, ये सारे के सारे क्या है, कॉनसाइक्लिक है। ये सारे पॉइंट कॉनसाइक्लिक है, तो इसका क्या मतलब है, कॉनसाइक्लिक के लिए क्या होना चाहिए। कॉनसाइक्लिक में प्रॉपर्टीज वाइज अगर चले तो कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे सेम एंगल बनाता है। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू आर्गुमेंट, ये वाला पहले लिखते हैं, Z2 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू आर्गुमेंट, ये वाला Z2 माइनस Z4 बाई Z1 माइनस Z4। ये इधर लाएंगे तो माइनस होगा, माइनस का मतलब डिवाइड होता है, तो आर्गुमेंट Z2 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z3 डिवाइड Z1 माइनस Z4 बाई Z2 माइनस Z4 इज इक्वल टू 0। आर्गुमेंट 0 कब होता है, जब वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। आर्गुमेंट 0 नहीं, प्योरली रियल नंबर है, तो हम कह सकते हैं Z2 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z3 इंटू Z1 माइनस Z4 बाई Z2 माइनस Z4 इज प्योरली पॉजिटिव रियल। 0 में पॉजिटिव रियल नंबर होगा। कॉन्साइक्लिक्स का ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, आपको और कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं ज्योमेट्री का।
ऐसे ज्योमेट्री पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर में अब आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, पूरा सीट आपको बनना चाहिए और क्वेश्चन बैंक भी बनेगा, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन बैंक। क्या कोई डाउट है, कुछ पूछना है? हेलो, हाँ पासवर्ड दो। हाँ वही पासवर्ड वो गलत बता दिला। पासवर्ड मांगो फिर और कौन दोस्तों लैपटॉप से कर लेना, तब घरे आके सिखा देबो। हाँ हाँ ओकरा हटा दो। ठीक है, आज रखते हैं यहीं तक। थैंक यू। हाँ पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे डाउट। थैंक यू।